नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में। हमने अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आरंभ किया है, जिसमें हम उसकी प्रारंभिक जानकारी और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तारीख़ फिरोज शाही, इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को विस्तार से बताया गया है। तो ये जो अलाउद्दीन तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। खजाइनुल फुतूह, इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों तथा दक्षिण अभियानों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ है और खजाइनुल फुतूह को तारीख़-ए-इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तो खजाइनुल फुतूह है, जो इसकी रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। और इसमें यह भी बताया गया कि जो शतरंज है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था? शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उर्फ अली गुरशास्प का जन्म 1266 या 67 ईस्वी में अफगानिस्तान के कलात शहर में हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के कलात शहर में। कब? 1266 ईस्वी से 1267 ईस्वी में के बीच हुआ था। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी तथा उसके सभी भाइयों का पालन पोषण उसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। 1290 में जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर-ए-तुजुक और इसके बाद कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। तो जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना, तो इसने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर-ए-तुजुक और कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो इसका पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने किया, किंतु इसने उनकी हत्या कर और शासन अपने हाथ में ले लिया था और गद्दी पर बैठ गया। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? लाल महल में करवाया था। तो लाल महल किसने बनवाया था? तो लाल महल बलबन ने बनाया था। राज्याभिषेक के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने तमाम उपाधियां प्राप्त की, जैसे सिकंदर-ए-सानी, यामिनी-उल-खिलाफत, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा सिकंदर द्वितीय आदि। सिंहासन पर बैठने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने ख्वाजा खातिर को वजीर, सदरुद्दीन आरिफ को मुख्य काजी और अपने परम मित्र अला-उल-मुल्क को मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी पूर्ण निरंकुशता में विश्वास करता था। उसका राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित था: शासक की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण तथा साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर विश्व विजय की योजना बनाई और सैन्य अभियान प्रारंभ किए थे। सैन्य अभियानों में प्रमुख भूमिका उलुग खान, नुसरत खां, अल्प खां, जफर खान और मलिक काफूर की मानी जाती है। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। तो विंध्याचल पर्वत का पार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला तुर्क शासक था। गुजरात अभियान के दौरान सेना नायक नुसरत खान एक हिंदू दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद कर लाए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है गुजरात अभियान। 1297 या 98 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाली सेना को गुजरात विजय के लिए भेजा। उस समय गुजरात के शासक बघेला राजपूत रायकर्ण द्वितीय थे। अहमदाबाद के निकट दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, परंतु रायकर्ण द्वितीय की सेना पराजित हो गई। तो 1297 या 98 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व वाली एक सेना भेजी गुजरात विजय के लिए। उस समय वहाँ के शासक जो थे बघेला राजपूत रायकर्ण द्वितीय थे। रायकर्ण द्वितीय अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण प्राप्त की, लेकिन रायकर्ण की पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने बंदी बना लिया और दिल्ली ले गए, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने उसे निकाह कर अपनी सबसे प्रियतम रानी बनाया था। तो जब ये इन दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, तो जो रायकर्ण द्वितीय थे उनकी पराजय का सामना करना पड़ा और उन्होंने
वे अपनी पुत्री के साथ देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव उनके वहाँ जाकर शरण ले ली, किंतु जो इनकी पत्नी थी कमला देवी उनको अलाउद्दीन के सैनिकों ने बंदी बना लिया और दिल्ली ले आया, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से निकाह किया और इन्हें अपनी सबसे प्रियतम रानी बनाया। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका चित्तौड़ अभियान। 1202 या 3 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ पर आक्रमण किया और उस समय चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह थे। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे। तो 1202 या 3 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की राजधानी मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? राणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के वैभव को देखकर अमीर खुसरो ने कहा, हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच हुए युद्ध में रतन सिंह की पराजय हुई और उन्हें बंदी बना लिया गया था। राजमहल की सभी महिलाओं ने रानी संग जौहर कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद वहां का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को दे दिया, लेकिन चित्तौड़ की जनता ने उसे अपना शासक स्वीकार नहीं किया। 1321 में चित्तौड़ पर फिर से राजपूतों ने अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद हम इसका पढ़ेंगे देवगिरी अभियान। 1307 या 8 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और मलिक काफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया तथा बंदी बनाकर दिल्ली लाया, लेकिन अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया, सामान्यजनक व्यवहार किया एवं रायरायान की उपाधि, स्वर्ण छत्र, 1 लाख स्वर्ण टका और नौसारी की जागीर प्रदान की थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे इसका वारंगल अभियान। 1209 या 10 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को तेलंगाना जिसकी राजधानी वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजा था। तो 1309 या 10 में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को तेलंगाना की राजधानी वारंगल पर आक्रमण के लिए भेजा था और उस समय वारंगल के राजा प्रतापरुद्र देव थे। कौन वहाँ का शासक था? प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव ज़्यादा दिनों तक अपने किले की सुरक्षा नहीं कर पाए और अंत में मलिक काफूर के साथ संधि करनी पड़ी और संधि में अपार धन और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को प्रदान किया था। तो ये जो वारंगल के राजा थे प्रतापरुद्र देव, ये ज़्यादा दिनों तक युद्ध का सामना नहीं कर पाए और इन्होंने मलिक काफूर से संधि कर ली और बहुत अपार धन और कोहिनूर हीरा जो था उसे मलिक काफूर को प्रदान कर दे दिया था। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के समय 11 प्रांत थे। तो गुजरात, मुल्तान, लाहौर, बदायूं, समाना, धार एवं उज्जैन, मेरठ, चित्तौड़, अवध, चंदेरी और कड़ा मानीपुर। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी जब वो इसके हम स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन में पढ़ रहे हैं कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था तो उसके समय 11 प्रांत थे। गुजरात, मुल्तान, लाहौर, बदायूं, समाना, धार एवं उज्जैन, मेरठ, चित्तौड़, अवध, चंदेरी और कड़ा मानिकपुर। प्रांतों के सर्वोच्च अधिकारी को वली मुक्ता प्रांतपति कहा जाता था। जिले का प्रधान अमीर या शाहना होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसका प्रधान मुखिया होता था। इसके प्रमुख प्रशासनिक सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। दीवाने विजारत, यह वित्त विभाग होता था और वजीर इसका सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस विभाग के मुख्य कार्य मंत्रियों तथा सभी विभागों की देखभाल करना एवं शाही सेना का नेतृत्व करना होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वजीर का पद ख्वाजा खातिर, नुसरत खान और अंत में मलिक काफूर को सौंपा गया था। तो दीवाने विजारत क्या था? ये एक सैन्य वित्त विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। दीवाने इंसाफ, यह शाही सचिवालय या पत्राचार विभाग होता था और इस विभाग का मुख्य कार्य शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करवाना होता था। इस विभाग में अनेक सचिव होते थे जिन्हें दबीर कहा जाता था। तो दीवाने इंसा कैसा था? दीवाने इंसा एक मतलब पत्राचार विभाग था। अब अगला है दीवाने आरिज, यह सैन्य विभाग होता था और इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज मुमालिक होता था और इस विभाग का मुख्य कार्य सेना की भर्ती करना
वेतन बांटना, सेना का निरीक्षण करना और सेना संबंधी संपूर्ण कार्य इसी विभाग के अंतर्गत किए जाते थे। तो दीवाने आरिज कैसा, दीवाने आरिज एक वो था, सैन्य विभाग था। अब दीवाने रसालत के बारे में पढ़ेंगे। यह विदेश विभाग होता था और इस विभाग का मुख्य कार्य पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना, विदेश जाने वाले तथा विदेश से आने वाले राजदूतों के साथ संपर्क स्थापित करना होता था तथा यह विभाग स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के पास था। तो ये कैसा विभाग था दीवाने रसालत? यह एक विदेश विभाग था और इसका जो नेतृत्व या इसका जो कार्यभार था वो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथों में ले रखा था। दीवाने रियासत, यह विभाग वाणिज्य होता था और सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और इस विभाग का मुख्य कार्य बाजार के व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करना होता था। तो दीवाने रियासत क्या था? यह एक वाणिज्य विभाग था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य कार्य जो था वो बाजार में व्यापारियों का नियंत्रण स्थापित करना होता था। अब इसके न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की सर्वोच्च शक्ति सुल्तान के पास होती थी और इसके बाद काजी उल कुजात होता था। प्रांतों में प्रांतपति और काजी तथा गांव में पंचायत एवं मुखिया करते थे, जो अक्सर हिंदू हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में कुरान एवं कयास के आधार पर न्याय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन गांव में न्याय की व्यवस्था हिंदू ग्रंथों के आधार पर की जाती थी क्योंकि गांव में रहने वाली जनसंख्या ज़्यादातर हिंदू थी। गुप्तचर व्यवस्था, इस विभाग का प्रमुख वरीद मुमालिक होता था और इस विभाग का मुख्य कार्य गुप्त सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाना तथा राज्य के सभी विभागों पर कड़ी निगाह रखना होता था। वरीद मुनहियान या मुन्नी जो बाजार की गुप्त सूचनाओं को सुल्तान तक पहुंचाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह एक सबसे सफल व्यवस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था। अब आगे पढ़ेंगे इसकी पुलिस व्यवस्था के बारे में। इस विभाग का प्रमुख कोतवाल होता था और इस विभाग का मुख्य कार्य संपूर्ण राज्य में शांति स्थापित करना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु दीवाने रियासत, सहना तथा मुहतिसब नामक नवीन पदों का निर्माण करवाया था। तो इसकी पुलिस व्यवस्था जो थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी। इसके सैनिक सुधार, दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थायी केंद्रीय सेना की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की और घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की, जिसे दाग एवं चेहरा भी कहा जाता है। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाग और चेहरा की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। और नगद वेतन सर्वप्रथम किसने देना प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही देना प्रारंभ किया था। आर्थिक सुधार के बारे में इसके पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार दो प्रकार के थे। पहला बाजार व्यवस्था, दूसरा भू राजस्व व्यवस्था। तो बाजार व्यवस्था क्या थी? इसकी देखभाल का कार्य दीवाने रियासत को सौंपा गया था। इस विभाग की जिम्मेदारी याकूब के हाथों में थी और उसके अधीन सहना या मंडी और मुनहियान या मुन्नी होते थे। सहना या मंडी कार्य बाजार में वस्तुओं के मूल्यों एवं मापतौल की जांच करना होता था। तो जो ये बाजार व्यवस्था था इसकी देखभाल दीवाने रियासत को सौंपा गया था। बाजार न्याय के लिए शराय अदल नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो के खजाइनुल फुतूह और इब्न बतूता के पुस्तक रेहला में मिलती है। अब आगे इसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम सुल्तान माना जाता है जिसने वित्तीय और भू राजस्व सुधारों में विशेष रुचि ली तथा भूमि की पैमाइश अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया। राजस्व कर प्रणाली को सुधारने के लिए दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी और इस विभाग का कार्य किसानों से भू राजस्व कर को इकट्ठा करना होता था। कर एकत्रित करने के लिए आदिल एवं गुमास्त होते थे और गांव में कर वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया, चौधरी अथवा
मुकद्दम को प्रदान की गई थी। अब इसकी भूमि के प्रकार, जब ये मतलब शासन कर रहा था तो इसमें भूमि कितने प्रकार की थी, कितने भागों में बांटा था और उसका कर कैसे कैसे प्राप्त करता था। तो इक्ता भूमि, इस भूमि का मालिक इक्तादार होता था। खालसा भूमि, यह भूमि सीधे केंद्र के नियंत्रण में होती थी। उर्सी भूमि, इस भूमि के मालिक तुर्की मुसलमान होते थे। इनाम व वक्फ की भूमि, यह भूमि कर मुक्त